हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वर्क की डेफिनेशन से। वर्क को हमने डिफाइन किया था और हमने यही बताया था कि भाई वर्क सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है। इसका फिजिकल और कोई इंटरप्रिटेशन है नहीं सिवाय इस चीज़ के कि ये फोर्स, क्योंकि वर्क के कौन करता है, एक फोर्स करती है। तो फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये इसलिए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वेरिएबल हूं। तो इसका इंटीग्रेशन पोजीशन वन वेक्टर से पोजीशन टू वेक्टर। अब डी आर वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, आर वेक्टर को पोजीशन कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर में चेंज, स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन। तो ये हमने वर्क की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने देखा कि सिंगल बॉडी या फिर सिंगल पार्टिकल के लिए वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। ये हमने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में देखा। लेकिन साथ में एक, अगर रिजिड बॉडी है, यानी कि जिसमें कि मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, तो मल्टीपल पार्टिकल्स वाली बॉडी में इंटरनल फोर्स, ये तो यहाँ पे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो तो सिंगल पार्टिकल है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स ही लगेगी। लेकिन अगर एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उस केस में इंटरनल फोर्सेस भी वर्क कर सकती हैं। तो वर्क डन प्रॉपर बन जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इंटरनल फोर्स के वर्क डन का एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो वो कुछ ऐसे होगा, जैसे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट है। अब जैसे बॉम्ब ब्लास्ट आपने अक्सर देखा होगा, तो अब ये मानो कि ये बॉम्ब है। एक्सटर्नल कोई फोर्स, एक बार इसकी पिन निकाल दी या इसको जला दिया, अगर दिवाली वाला बॉम्ब है तो जैसे ही हमने इसको जलाया, उसके बाद जो इंटरनल फोर्सेस हैं वही इसके हर पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देंगी। जब ये ब्लास्ट होगा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा, इसके पार्टिकल्स, इसी को ब्लास्ट कहते हैं। तो इस केस में हुआ क्या, इंटरनल फोर्सेस ने काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। इसलिए मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, जिसमें कि पार्टिकल्स के बीच की स्पेस चेंज हो रही है, अगर वो स्पेस चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए कंप्लीट फॉर्मूला ये बन गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक तरह से क्या इसको कह सकते हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। यस, इसको भी कह सकते हैं, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं होती, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इफ work done by external force is zero and internal force or forces are conservative, तो कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ये इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यहां लिख देते हैं इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बन गया क्योंकि एक्सटर्नल वाला पार्ट जीरो हो गया। तो अब देखो, इसको भी मैं उधर ही ले जाऊं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है जीरो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, माइनस में प्लस लिख के ब्रैकेट कर देता हूं और माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये बन गया। अब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क का नेगेटिव किसके बराबर होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये होता है चेंज इन
ये नेगेटिव वाला टर्म ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम इससे जस्ट पिछले वाले में कवर कर चुके हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है और वो डेफिनेशन यही है। तो यहां से हमने देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो उस केस में वर्क डन बाय उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंज होंगे उन दोनों का सम जीरो होगा। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल नहीं, पहले प्लस लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल वाला पार्ट अगर हम एक जगह ले आए तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के। इसका मतलब अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो उस केस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है और इसी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क ना करे और साथ में इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि भाई ये एक m मास का बॉब है, ये l लेंथ का पेंडुलम टाइप का सिस्टम बन गया है। ये इसको यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये पूरा सर्कल कवर कर सके, मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी में भी सर्कल कवर हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या सीखा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे देखेंगे, इस टाइम पे यहाँ पे इसको मान लो v वेलोसिटी दे दी गई है, तो इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इसको बेस लाइन मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसको जीरो वाली बोलते हैं, क्योंकि देखो हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एक जगह जीरो रखेंगे तो बाकी सारी दूसरे वाले के पास हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई इसको जीरो बोल दिया, जीरो। ठीक है, अब ये हो गई एक इस जगह की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होनी चाहिए क्योंकि चेंज बराबर है, तो ये बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसको मान लेते हैं हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी हो जाएगी mg 2l, क्योंकि l प्लस l 2l लेंथ की हाइट का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी है उसमें ये वाला डिफरेंस है। और देखो साथ में आप ये भी देख लो कि भाई हम सिस्टम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम हर अर्थ और इस पेंडुलम को एक सिस्टम मान रहे हैं, तो इस सिस्टम में सिर्फ इंटरनल फोर्स ग्रेविटी है और एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें एक और इंटरनल फोर्स है, वो है टेंशन टी, लेकिन ये कोई काम कर नहीं रही क्योंकि ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है। तो अब देखो v2, यहाँ पे v2 स्क्वायर, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v2 है,
तो V2 कितना होता है? तो यहाँ पे एक इक्वेशन और यूज कर सकते हैं हम, वो है क्योंकि देखो अब तक देखा जाए तो हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है, हमने बस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सर्कल। तो उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी वो मिनिमम कंडीशन फॉलो कर रही होगी, यानी कि mv2 बाय आर। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? एल। एल बराबर होना चाहिए किसके? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के। और उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? दो चीजें, टेंशन और ग्रेविटी। लेकिन मिनिमम कंडीशन के लिए टेंशन 0, तो यहां पर mg के बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला हमने लगा दिया इसमें फॉर्मूला कि भाई रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, क्योंकि टेंशन वाला पार्ट मिनिमम कंडीशन में 0 रखेंगे हम। तो यहां से mv2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई mgl। mv2 की वैल्यू mgl यहां पे हम पुट कर सकते हैं ये चीज। उससे पहले ये 2 काट देते हैं पहले, तो ये 2, ये 2, यहाँ 2 नहीं है, ओके, तो यहाँ 2/2 कर देते हैं, ये भी 2 कट गया। 2 इंटू 2 4 mgl और mv2 mgl, टोटल हो गया 5 mgl। 5 mgl ये है mv2 के बराबर। m से m कट गया, तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड आ गई √5gl। तो इस तरह से सिंपली हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी विल बी √5 mgl, ओ सॉरी √5gl। √5 mgl नहीं होगी, वो m से m तो कट चुका है पहले ही। इसी तरह से एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और बेटर तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको सर्टेन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने होंगे, वो आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो टेबल है इस पे एक चेन लाई कर रही है, चेन। ये वाले क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे। और इसका जो 2l/3 पार्ट है वो तो यहाँ पर है और l/3 पार्ट इधर है इस साइड। और फिर इसको छोड़ देंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे स्लिप होते हुए नीचे जाएगी। क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट क्रॉसेस द एज, जस्ट क्रॉसेस द एज, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी अगर इसका मास जो है वो m है? तो देखो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ये फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। शुरू में इजी क्वेश्चन ही करेंगे हम। इजी क्या मतलब, देखो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन होने से क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, जस्ट बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज आपको सोल्व करनी पड़ेगी। यू हैव टू नो कि बड़े क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरीली मुश्किल क्वेश्चंस एंड छोटे क्वेश्चंस आर नॉट नेसेसरीली इजी क्वेश्चंस। तो अभी देखो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट करेंगे तो 0 है, ठीक है। पहली कंडीशन शुड बी इक्वल टू सेकंड कंडीशन। यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सेकंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड। तो यहाँ पर 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट तो 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर मैं इसको 20 बेस लाइन इसको मान लूं, क्योंकि देखो हमें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो एक को 0 मान लेते हैं कहीं पे भी, तो दूसरे वाली की जो भी आएगी वही क्या हो जाएगी, चेंज, वहीं से चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ये बेस लाइन क्यों मानी जाती है, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की है वो mgh है, टोटली हाइट पे डिपेंड करती है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg∆h, चेंज इन हाइट। तो हम बस चेंज इन हाइट देखना हमें। तो अभी देखो बेस लाइन से नीचे है, हाइट से नीचे जाएगी अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की डिक्रीज होती है और ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव mgl। l कितना है, देखो ये पार्ट इसका जो है वो बेस लाइन से नीचे है, ये पार्ट 0 पोटेंशियल एनर्जी रखता है। तो ये इसकी ये मास, ये वाला मास सेंटर ऑफ मास पे कितनी हाइट है, l/3 तो टोटल है, तो इसके हाफ की हाइट होगी l/6, l/3 का हाफ l/6 हो जाएगा। तो
mgl/6। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मास ये लेना है, ये वाला मास प्लस ये वाला मास वो m है, सिर्फ ये वाला मास हमें लेना है। तो ये वाला मास कितना होगा? अब ये L/3 है तो ये मास भी m/3 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है। तो m/3 लिखेंगे यहाँ पे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, लेकिन m इस केस में ये वाला m गिवन है ना, उसका 1/3 है। तो यहाँ पे m/3 लिखेंगे हम, gl/6। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इधर वाली। अब जब जब ये चेन पूरी स्लिप हो जाएगी तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे यहाँ यहाँ आ गई, जस्ट क्रॉसेस। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? l। बिल्कुल सही है, ये 0 है बेस लाइन। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी L/2 पे सारा मास कंसीडर कर सकते हैं हम, सेंटर ऑफ मास पे L/2, और टोटल मास है m, और नेगेटिव है नीचे ही है, तो -mg/L/2। ये आ गई दूसरे केस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस की, ये हमें निकालनी है। तो यहां से आपका आंसर आ गया। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब बस इसको इधर ले जाएंगे, mgl/2 माइनस mgl/18, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट जस्ट क्रॉसेस द एज। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम मान सकते हैं, इसको 6 से भी क्यों, 9 से, हाँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/18 हो जाएगा अपने आप। तो दोस्तों ये हो जाएगी ये इक्वेशन। अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं आप। 9 में से 9 mgl/18 कॉमन है दोनों में, 9 - 1 कितना हो गया? 8 mgl/18। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी सेकंड। अब 2 से ये कट रहा है, 2 4 2 9, तो इसका आंसर आ गया 4/9 mgl। तो इस तरह से इजीली आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि अगर शायद आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होता तो शायद आप इसका आंसर बता भी ना पाते, यूजिंग जस्ट काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फायदा है इस चैप्टर का। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड बाय साइड।